नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि हिंदी गद्य, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के आंसर में आपको क्वेश्चन आंसर दे सकूं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कहानी के उद्भव एवं स्वरूप पे प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो कहानी है, यहाँ पे आपको कहानी के उद्भव के बारे में बताना है और कहानी के स्वरूप पे प्रकाश डालना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि मानव जो है, मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। वह प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, घटना या दृश्य के विषय में सब कुछ जान लेने के लिए आतुर रहता है और जान लेने के बाद वह अपनी जानकारी या अनुभव को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने के लिए भी अकुलाय सा रहता है। और इस प्रकार अभिव्यक्ति का यह क्रम मानव समाज में पारस्परिक विनिमय द्वारा चला करता है। यानी कि उद्भव क्या होता है? तो कह रहे हैं कि जो मानव होता है, मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। वह प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, घटना या दृश्य के विषय में सब कुछ जान लेने के लिए आतुर रहता है और जान लेने के बाद वह अपनी जानकारी या अनुभव को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने के लिए भी अकुलाय सा रहता है। और इस प्रकार अभिव्यक्ति का यह क्रम मानव समाज में पारस्परिक विनिमय द्वारा चला करता है। जिज्ञासा, अकुलाहट और अनुभव के आदान प्रदान की प्रवृत्ति ही कहानी की जन्मदात्री है। यानी कि जो जिज्ञासा होता है, जो अकुलाहट होता है और जो अनुभव का आदान प्रदान होता है, इसकी जो प्रवृत्ति है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहानी कहते हैं। यानी कि यह कहानी की जन्मदात्री है। फिर आगे कह रहा है कि इस तथ्य से हमें निष्कर्ष निकल सहज ही प्राप्त होता है। यानी कि जो तथ्य है, इस तथ्य से हम यह निष्कर्ष सहज ही प्राप्त कर सकते हैं कि अपने मूल रूप में कहानी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना भाषा के उद्भव विकास का इतिहास है। यानी कह रहा है कि जो कहानी है, इसका जो इतिहास है, यही इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भाषा का उद्भव और विकास का इतिहास पुराना है। अब दूसरा कह रहा है कि स्वरूप क्या होता है? तो जो स्वरूप होता है, कह रहा है कि वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव की अभिव्यक्ति ही कहानी है, किंतु साहित्य में उपन्यास, निबंध, नाटक या कविता की भांति ही कहानी भी एक विधा है। इस प्रकार से साहित्य का प्राचीनतम रूप है। कहानी आज हमारे साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय अंग है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े समय में हम विविध परिस्थितियों, मानव स्वभाव की गुत्थियों और वैज्ञानिक तथ्यों तथा विविध विचारधाराओं का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कहानी के उद्भव और विकास के बारे में बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है और इसका आंसर भी आपको याद कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिपोर्ट ताज किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिपोर्ट ताज किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, रिपोर्ट ताज हिंदी गद्य की एक नवीनतम विधा है। रिपोर्ट ताज के लिए सूचनिका और प्रसंग चित्र शब्द भी प्रयुक्त होता है, परंतु रिपोर्ट ताज शब्द अधिक प्रचलित है। रिपोर्ट ताज लेखन 1936 ईस्वी के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध की देन है। यानी कि जो रिपोर्ट ताज है, कह रहे कि रिपोर्ट ताज लेखन 1936 ईस्वी के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध की देन है। कतिपय विद्वानों का कथन है कि पत्रकारिता कला में रिपोर्ट ताज का आविष्कार रूस में हुआ है। यानी कि ये जो रिपोर्ट ताज है, इसका आविष्कार कहाँ हुआ है? तो रिपोर्ट ताज का आविष्कार रूस में हुआ है। रिपोर्ट ताज फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट का समानार्थी है। यानी कि ये जो रिपोर्ट ताज है, किसका समानार्थी है? तो ये जो रिपोर्ट ताज है, रिपोर्ट का समानार्थी शब्द है। कह रहा है कि रिपोर्ट में किसी घटना का यथा तथ्य वर्णन किया जाता है जिसमें साहित्यिकता का अभाव होता है, जबकि रिपोर्टाज में साहित्यिकता का विद्यमान होता है। अतः यथा तथ्य चित्रण की मर्मस्पर्शी कलात्मक साहित्य अभिव्यक्ति रिपोर्टाज कहलाती है। रिपोर्टाज को कतिपय विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, सूक्ष्म, रोचक वर्णन इसमें इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और हम उससे प्रभावित हो उठें। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो किसी घटना का, दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, यानी कि बहुत ही गहराई से अगर उसके बारे में बताया जा रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे रिपोर्ट ताज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको देख लेना है। और इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको आंसर बताया, इसको भी देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहानी के क्षेत्र में जैनेंद्र जी का स्थान निर्धारित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जैनेंद्र जी हैं, यहाँ पे आपको कहानी के क्षेत्र में जैनेंद्र जी का स्थान निर्धारित करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, जैनेंद्र जी प्रारंभ से ही अंतर्मुखी प्रवृत्ति को लेकर चलने वाले कहानीकार रहे हैं। संसार के अभाव से सुपरिचित केवल माँ के स्नेह से सिंचित व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक ही है। उनकी कई कहानियों में माँ बेटे के सहज प्रेम की अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है तथा बाल मनोविज्ञान का सुंदर निदर्शन हुआ है। सामान्यतः जैनेंद्र जी को मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में स्वीकार किया गया है। आपकी कहानी एक रात में मनोविकार से ग्रसित व्यक्तित्व का अंकन है। तमाशा कहानी में भी विनोद अपने बच्चे की मृत्यु के बाद खिलौने के बेबी के प्रति संपूर्ण स्नेह उड़लकर अपनी अतृप्ति को पूर्ण करना चाहता है। वास्तव में उनके अनुसार कहानी में द्वंद्व एक आवश्यक तत्व है। जैसे कि उनकी कहानी
कहानी पत्नी में उसकी सार्थकता एवं गति में द्वंद्व में समाहित है वह घटना विकास पर ध्यान नहीं देती बल्कि अनुभव, मन स्थिति और मनोवैज्ञानिक सत्य को व्यक्त करती चलती जाती है और यही कहानीकार का लक्ष्य भी है। तो ये जो क्वेश्चन है कि कहानी में जैनेंद्र जी का क्या स्थान है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि जैनेंद्र जी जो है कि प्रारंभ से ही अंतर्मुखी प्रवृत्ति को लेकर चलने वाले कहानीकार रहे हैं। संसार के अभाव से सुपरिचित केवल माँ के स्नेह से सिंचित व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक ही है। उनकी कई कहानियों में माँ बेटे के सहज प्रेम की व्यक्ति मिलती है, परिलक्षित होती है तथा बाल मनोविज्ञान का सुंदर निशान हुआ है। सामान्यतः जैनेंद्र जी को मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि जो जैनेंद्र जी हैं इनको किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो जैनेंद्र जी को मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में स्वीकार किया गया है। आपकी कहानी जो है एक रात में मनोविकार से ग्रसित व्यक्तित्व का अंकन हुआ है। तमाशा कहानी में भी विनोद अपने बच्चे की मृत्यु के बाद खिलौने की बेबी के प्रति संपूर्ण स्नेह उड़लकर अपनी अतृप्ति को पूर्ण करना चाहता है। वास्तव में उनके अनुसार कहानी में द्वंद्व एक आवश्यक तत्व है। जैसे कि उनकी कहानी पत्नी में उसकी सार्थकता एवं गति द्वंद्व के बारे में समाहित है, वह घटना विकास पर ध्यान नहीं देती बल्कि अनुभव, मन स्थिति एवं मनोवैज्ञानिक सत्य को व्यक्त करती चलती है। यही कहानीकार का लक्ष्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका अज्ञेय की कहानी कला पे प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अज्ञेय है यहाँ पे आपको अज्ञेय की कहानी कला के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि आधुनिक हिंदी की कथा और काव्य साहित्य में अज्ञेय का व्यक्तित्व अपने में पूरा एक युग समेटता है। यानी कि जो अज्ञेय है कह रहा है कि जो आधुनिक हिंदी की कथा है और जो काव्य साहित्य है, कह रहा है कि आधुनिक हिंदी की कथा में और काव्य साहित्य में अज्ञेय का व्यक्तित्व अपने में पूरा एक युग समेटता है। सही अर्थों में आधुनिक भावबोध का प्रारंभ अज्ञेय ने ही सबसे पहले किया। यानी कि जो भावबोध है, कह रहा है कि सही अर्थों में आधुनिक भावबोध का आरंभ अज्ञेय ने ही सबसे पहले किया। पुरातत्वविद पिता के साथ भारत में घूमकर संवेदनशीलता के साथ विराट अनुभव प्राप्त करने वाले लेखक हिंदी साहित्य को विश्व साहित्य के नए युगबोध के निकट लाने में सबसे अग्रणी भूमिका। उपन्यास, कहानी, कविता सभी क्षेत्रों में संवेदना, अनुभूति और शिल्प के विलक्षण प्रयोग अज्ञेय ने किए हैं। इनके उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास को बंगला तथा अन्य भारतीय भाषाओं के समक्ष वर्ग से प्रतिष्ठित किया। काव्य में प्रयोगवाद के सूत्रधार कहला है। कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद, जैनेंद्र, यशपाल, शरत और कुछ पाश्चात्य कहानीकारों के समेत प्रभात एवं अपनी मौलिक प्रतिभा कारण अज्ञेय हिंदी के कहानीकारों में विलक्षण व्यक्तित्व रखते हैं। जेल जीवन, सिपाही की जिंदगी, क्रांतिकारी, विस्फोट, उग्रवादी, संवेदनशील पड़ोसी, सबके व्यक्तित्व उनकी कहानियों में उभरे हैं। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। कह रहा है कि जो पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु कौन है। यहाँ पे आपको फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के अप्रितम गद्य शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जनपद के अंतर्गत औराही हिंगनी नामक गांव में 4 मार्च सन 1921 ईस्वी को हुआ था। यानी कि जो फणीश्वर नाथ रेणु उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जनपद के अंतर्गत औराही गांव में हुआ था। अब कब हुआ था, तो 4 मार्च सन 1921 ईस्वी को हुआ था। आगे कह रहा है कि सन 1942 ईस्वी के आंदोलन में ये 3 वर्ष तक जेल में बंद रहे। यानी कि जो 1942 में आंदोलन हुआ था उस समय क्या हुआ, उस समय कह रहा है कि सन 1942 ईस्वी के आंदोलन में ये 3 वर्ष तक जेल में भी बंद रहे। अब आपने लगभग 1945 ईस्वी के आसपास लेखन कार्य प्रारंभ किया। आपका देहावसान 11 अप्रैल 1927 में हो गया। यानी कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म जो है 4 मार्च सन 1921 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु जो है 11 अप्रैल 1970 में हुआ था। आगे कह रहे हैं कि रेणु की मृत्यु के बाद आपके गाँव औराही हिंगना का नाम परिवर्तित करके रेणु गाँव हो गया। यानी कि रेणु जी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनका जो गांव था औराही हिंगना, इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, तो इसका नाम बदल करके रख दिया गया रेणु गांव। अब आगे कह रहा है कि जो रेणु जी हैं, रेणु जी ने वैसे तो कहानी, उपन्यास के अतिरिक्त रिपोर्टाज, संस्मरण, निबंध, नाटक आदि विधाओं में रचनाएं की है जिसमें मौलिकता की झलक तो मिलती है, किंतु उन्हें ख्याति मैला आंचल से मिली। यानी कि इनका जो प्रसिद्ध रचना है क्या है, इनकी प्रसिद्ध रचना है मैला आंचल, जिससे इनको क्या हुआ, इनका नाम बना इसी की वजह से। आगे कह रहे कि वस्तुतः इस आंचलिक उपन्यास में मौलिकता का साहित्यकार हमें आश्चर्यचकित कर देता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है संक्षेप में रोज गैंग्रीन कहानी का कथ्य बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कहानी रोज है, यानी कि जो गैंग्रीन रोज कहानी है, यहाँ पे आपको इस कहानी का कथ्य बताना है कि क्या हुआ था कहानी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि जो रोज कहानी है, कह रहे कि रोज कहानी आगे की प्रचलित कहानी है। इसमें वैचारिक अंतर्द्वंद है। इसकी नायिका मालती है जो लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन है, अतः उसे सखी कहना उचित होगा। यानी कि ये जो कहानी ये है, यानी कि जो कहानी रोज है, कह रहा है कि जो रोज कहानी है
कहानी जो है आगे की प्रचलित कहानी है, इसमें वैचारिक अंतर्द्वंद है। इसकी नायिका मालती है। इसकी नायिका कौन है? तो इसकी नायिका मालती है जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। यानी कि ये जो मालती है क्या है? तो जो मालती है लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, अतः उसे सखी कहना उचित होगा, क्योंकि ये बचपन में एक साथ पढ़े लिखे तथा खेले हैं। प्रतिदिन समाज में घटने वाली समस्याओं को मालती बार बार कहती रहती है। एक छोटा बच्चा टीटी भी, जिसे तीनों प्रेम करते हैं, जब भी मालती बर्तन धोने जाती है तभी पानी चला जाता है और आता भी तो शाम 7 बजे है। इस प्रकार प्रतिदिन 11 बज जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार प्रतिदिन 11 बज जाते हैं, जिसके लिए मालती का पति व्यंग करता रहता है। वह कहता है कि अब तो रोज़ 11 बज जाएंगे सोते सोते। कहानी के अंत में उसका पति सो जाता है 11 बजे के पहले। मालती अपने बच्चे को गोद में लेती है, तभी 11 बजे का घंटा बजता है और वह तेज ध्वनि के साथ बोलती है 11 बज गए। यही कहानी समाप्त हो जाती है। यानी कि जो कहानी है, कहानी क्या कह रहा है? तो कहानी कह रहा है कि इसकी जो नायिका है मालती है, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, अतः उसे सखी कहना उचित होगा, क्योंकि ये बचपन में एक साथ पढ़े लिखे खेले हैं। प्रतिदिन समाज में घटने वाली समस्याओं को मालती बार बार कहती रहती है। एक छोटा बच्चा टीटी भी है, जिसे तीनों प्रेम करते हैं। जब भी मालती बर्तन धोने जाती है तभी पानी चला जाता है और आता भी तो शाम 7 बजे। इस प्रकार प्रतिदिन 11 बज जाते हैं, जिसके लिए मालती का जो पति है व्यंग करता रहता है। वह कहता है कि अब तो रोज़ 11 बज जाएंगे सोते सोते। कहानी के अंत में क्या होता है? तो कहानी के अंत में उसका पति सो जाता है कितने बजे? 11 बजे के पहले। मालती अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है और जैसे ही गोद में लेती है तभी क्या होता है? 11 बजे घंटा बजता है और वह तेज ध्वनि के साथ बोलती है 11 बज गए। यही कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसका आंसर भी आपको याद कर लेना है। तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको क्या करना है कि 6 क्वेश्चन को नोट करना है और इसके आंसर को आपको याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।